अपना समय जा रहा है। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, राहुल राज है, वो मजदूरों किसानों की लगातार रहते हैं, काम करते हैं। राहुल, मुझे आप ये बताओ कि ये जो ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे वो समय जाने की बात, किसान पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है उसका? देखिए अरविंद जी, जो बातें मलिक जी ने और सिरोही जी ने कही हैं, वो शत प्रतिशत सत्य है। उन बातों को दोहराने के बजाय मैं कुछ और नई बात आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये नई बात नहीं है कि यूरिया की किल्लत हो रही है और जो एक घोटाला 2-3 दिन से टीवी पे चल रहा है कि मरे हुए किसानों के नाम यूरिया निकाल दिया गया, चौकीदार के नाम यूरिया निकाल दिया गया। तो ये नई बात नहीं है। अच्छी बात है कि सिरोही जी ने बड़े खुले मन से कहा कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अच्छी बात है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार का दल चाहे जो भी रहा हो, पार्टी चाहे जो भी रही हो, पहली बार नहीं है, बड़े ही प्लान तरीके से यूरिया की किल्लत की जाती है और मैंने इसे बड़े नज़दीक से देखा है क्योंकि जिस जिले से मैं आता हूँ, गुना जिले से, राघोगढ़ हमारे एक छोटा-सा जगह है, कस्बा है, वहाँ एनएफएल का बहुत बड़ा प्लांट है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसकी क्षमता जो है, वो 7,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, उत्पादन क्षमता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अरविंद जी, उसी राघोगढ़ का किसान चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है, पुलिस के डंडे खाता है, तब जाके उसको यूरिया मिलता है। कई बार किसानों ने माँग उठाई कि साहब आप काउंटर खोल दो, लेकिन काउंटर नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि ये जो उपक्रम है, वो राष्ट्र की केंद्र सरकार के उपक्रम है। अब इनकी जो व्यवस्था है, उसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा लूप होल है। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार अपनी जो ज़रूरत है, उसको भेजती है। फिर समय से कुछ पैसा भेजना पड़ता है। इसके बाद वहाँ से रैक डिस्पैच होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, एनएफएल जो उपक्रम है वो डिसाइड करेगा कि कहाँ-कहाँ भेजना है। पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन होता था। अब क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन एनएफएल को महँगा पड़ता है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैक लगाना शुरू कर दिया। जो बात केदार भाई कह रहे थे वही मैं बताऊँ आपको कि रैक लगाया है, रैक खाली होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, कुछ रैक का जैसे पानी गिर गया, तो वहाँ यूरिया बर्बाद हो गया। इसके बाद क्या होगा, जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो मान के चलो गुना के पास में ही ट्रांसपोर्टेशन करना है या आपको आस-पास के जिलों में करना है। अब आप ट्रेन ट्रैक के लिए तो इंतज़ार ही करोगे ना, रोड थोड़ी उठाया मुँह और दे दिया और ढियाई, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर वो ट्रक चोरी हो गया, साँठ-गाँठ से, जो कि होता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। चोरी हो गया तो कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट वालों के खिलाफ एक केस दर्ज हो जाएगा, ड्राइवर कह देगा साहब मुझ में बहुत डंडे पड़े और चोरी हो गई। और वो यूरिया कहाँ गया? वो यूरिया गया प्राइवेट वेंडर के पास। इस तरह से कालाबाज़ारी करके प्राइवेट वेंडर के पास समय से यूरिया पहुँचता है, मतलब मार्केट के पास समय से नहीं पहुँचता है। पिछले वर्ष की बात है जब कांग्रेस की सरकार थी, डंडे से मार-मार के किसानों को यूरिया दिया गया और सुबह 4 बजे से लाइन लगी, थाने से यूरिया बिका था। क्यों बिका था? क्योंकि मार्कफेड ने समय रहते भंडारण नहीं किया। जब आपको पता है कि खरीफ में कब यूरिया लगेगा, जब आपको पता है रबी में कब यूरिया लगेगा, तो आप भंडारण क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसलिए नहीं कर रहे हो, क्यों आपको पता है श्रीमान कि आपको कालाबाज़ारी करनी है, 268-65 के यूरिया को ₹400 बेचना है और इसका सारा जो गोलमाल है, उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार अधिकारी है। क्या होता है अरविंद जी, नेताओं से सवाल किया जा सकता है। नेताओं की कॉलर, कुर्ता सब पकड़ा जा सकता है। लेकिन परमानेंट कोई अगर बैठा है, तो वो है वो अधिकारी जो ये अच्छी तरह खेल समझते हैं और जो नेता उनके झांसे में आ जाता है कि साहब इतना पैसा मिल रहा है, नेताजी मौन हो जाते हैं। पिछले वर्ष जो कृषि मंत्री थे, वो समय से अपने यहाँ यूरिया नहीं पहुँचा पा रहे थे। इस वर्ष जो कृषि मंत्री हैं, वो तो केदार भाई के गृह जिले के हैं, वो अपने समय से यूरिया नहीं पहुँचा रहे। तो ये धांधलेबाज़ी हर साल होती है, उसका मुख्य कारण ये है कि अधिकारियों की संलिप्तता से और लाइसेंस किसको मिलता है? एनएफएल जैसे बड़ी कंपनियों की यूरिया लाइसेंस किसको मिलेगा? नेताजी के चहेतों को, अधिकारी को घूस देके। और अब जो प्रक्रिया चालू हो गई है कि एफपीओस हो जाएँगे या प्राइवेटाइज़ेशन कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट लेके उसको दे दिया जाएगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि नकली खाद बहुत आ रही है और ये लॉकडाउन में बहुत हुआ है। लॉकडाउन में नकली खाद, नकली बीज ये बड़े पैमाने पे हुआ है। इस चीज़ को रोकने के लिए सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा और जिस प्रकार आप इस बात को उठा रहे हैं, ज़मीनी स्तर से इन रिपोर्ट्स को करना पड़ेगा। क्योंकि हम नेताओं की बात करेंगे, कल को मान के चलो सरकार चलेगी, नए नेताजी आ जाएँगे, बोलेंगे उनके टाइम पे हुआ था। तो ये नेताओं का जो प्रपंच है इससे बच के अधिकारियों पे नकेल कसनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हर साल ये यूरिया जाता कहाँ है? जब एनएफएल से निकला 7,000 मीट्रिक टन था, तो गया कहाँ? अगर वहीं के लोगों को नहीं मिल पा रहा तो आप व्यवस्था सुधार करिए ना कि वहीं एक काउंटर लग गया, आस-पास के जिलों को साथ मिल गया। आप जानबूझ के डिले करेंगे, साहब हम रैक लगा रहे हैं, साहब हम ट्रक लगा रहे हैं, तो ये व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और ये जो लूप होल्स हैं कि वहाँ से मार्केट की अलग गोदाम है, प्राइवेट वाले का अलग गोदाम है, तो आप पहले जो है सरकारी गोदाम भरिए। प्राइवेट वाले को आप क्यों दे रहे हैं? आपको पता है कि सोसाइटी से किसान लेता है,
उसको क्रेडिट पे मिलता है। किसान की पहली प्राथमिकता है कि साहब मुझे क्रेडिट पे मिलेगा तो मैं सोसाइटी की लाइन में लगूं, तभी तो सुबह से लगा है ना, अन्यथा वो डंडे क्यों खाता। तो ये व्यवस्था जानने के बाद भी जानबूझ के ये पूरा का पूरा घालमेल किया जाता है कि किसान वहां से परेशान और प्राइवेट वाला कहते अरे भैया कहाँ सुबह से लाइन में लगे, यहाँ आ जाओ, यहाँ ले लो। और किसान की मजबूरी, अब जैसे धान की फसल में यूरिया की जरूरत है तो अपनी फसल तो नष्ट नहीं करेगा ना, और काला बाजारी चरम सीमा पे है अभी। ये जाहिर सी बात है, यही हर साल होता है। तो मैं कल देखा है, वो भी जरा बताइए। तो आंकड़ों की बात है, जाहिर सी बात है, बहुत लंबा है, वो नरेंद्र भाई बता रहे हैं, आपने भी देखा। किसान जो जो आपके पास शिकायतें आ रही होंगी, जैसे हमारे पास आती है, मेरे पास बहुत सारे फोटो आ रही है, भी मेरे साथी ने खबर लगाई है, उनका क्या संघर्ष है, कैसे वो जूझ रहे हैं। सभी पैसा तो है नहीं, पिछले दिनों की जो क्रॉप थी वो तो इतना उनको पैसा मिला नहीं, तो ये जो नई लागत उनकी बढ़ गई, जो नया उनपे एक भार पड़ा है, इससे कैसे निपट रहे हैं वो। देखिए अरविंद जी, क्या है कि हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आती हैं, हम प्रयास करते हैं कि तत्काल एसडीएम को, कलेक्टर को इस बात की सूचना दें। लेकिन एक बात और मैं जानकारी आपको दे दूं जमीनी, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत जमीनी है। क्या होता है ना कि सोसाइटियों में लंबे समय से नेताओं के बहुत चहेते लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी सोसाइटी, चाहे वो आपकी राशन वाली सोसाइटी हो, चाहे आपकी किसानों वाली सोसाइटी हो, उन्हीं लोगों के आधिपत्य में है। ये अटल सत्य है, ये काला सत्य है हिंदुस्तान का, और मध्य प्रदेश का तो है। क्या होता है कि मैं नेताजी का चहेता हूँ, मैंने अपनी बीवी के नाम या भतीजे के नाम पे सोसाइटी करा रखी है, हम लोग चला रहे हैं, और मेरे ही बेटे की एक प्राइवेट दुकान भी है। तो मैं पूरा, या मेरे किसी मित्र की है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोसाइटी में जानबूझ के स्कैर्सिटी क्रिएट करा दूंगा, रखी हो चाय, 2 दिन नहीं बांटेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई, मशीन नहीं चल रही, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया, केदार जी ने बताया, तो स्कैर्सिटी होने पे क्या जाएगी, आप हमारे बेटे की दुकान से ले लो। ये छोटे छोटे जो गांव देहात होते हैं ना, उनमें बहुत चलता है। और नेताजी को सब पता होता है, कलेक्टर को सब पता होता है, सबको महीना जाता है अरविंद भाई, थानेदार को जाता है, एसडीएम को जाता है। ये धर्मेंद्र भाई कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, सबका अपना महीना बंधा है, सबको पता है किसान चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, फिर जैसे ही यूरिया मिलेगा बेचारे भागेंगे खेत की ओर। तो हमारा जो एक दिनचर्या है कि फसल आई, काटी, बोनी, फिर यूरिया, फिर डीएपी, फिर खाद, फिर बक्कर आदि, तो इसमें हम इतने उलझे रहते हैं, उनको अच्छी तरह पता होता है कि इनको थोड़ा सा परेशान करना है, इसके बाद ये वैसे ही व्यस्त है। भाई 6 महीने की एक फसल में हम 1-1.5 महीने फ्री रहते हैं, बाकी टाइम व्यस्त रहते हैं। वो 1-1.5 महीना ही हमें लाइन में लगा देते हैं, ताकि ना तो कोई आंदोलन हो, ना कोई आवाज उठा पाए, ना व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात। जो आपने कहा हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग प्रयास करते हैं, हम ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो नहीं खटखटाते। अभी कल नकली दवाई मिल रही थी शिवराज जी के विदिशा में, मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री सबका दरवाजा खटखटाया, लॉकडाउन में फोन लगाया, तब जाके कार्रवाई हुई, कलेक्टर को बताया। क्या है कि सबके पास पैसा पहुंच रहा है तो कोई कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बात मीडिया में आ गई तो वो मुद्दा बन जाता है। और इसके लिए समाधान यही हो सकता है, धर्मेंद्र भाई ने भी बहुत अच्छा समाधान दिया कि पैसा किसान के खाते में जाए। इसी प्रकार के समाधान किसानों को खुद आगे आकर निकालने पड़ेंगे। क्या है कि हम 72-73 साल आजादी के बाद से इनकी ओर देख देख के थक चुके हैं अरविंद भाई। अब हमको ये लगता है कि कुछ हमारे हाथ में हम वो कर लें, लेकिन इनकी तरफ देखने से ये एक बोल देंगे उनने नहीं किया, हमने नहीं किया। और जहां तक सवाल यूरिया डीएपी का है, धर्मेंद्र भाई ने बहुत सही बात कही, हर साल समस्या होती है, किसी को दिखता नहीं है क्या? सबको दिखता है, कलेक्टर को दिखता है, एसडीएम को दिखता है। और ये इतने ज्ञानी है कृषि विभाग के अधिकारी अरविंद भाई, केदार भाई ने गलत बात नहीं कही थी, मैं क्या बोऊंगा वो उनको पता है, उनको पहले से पता है मैं क्या बोऊंगा, मेरे नाम पे चढ़ा दिया, फिर मैं, हाँ, फिर मैं परेशान होता रहा हूँ, नहीं भाई साहब मैंने तो गेहूं नहीं धान बोई थी। तो ये जो एक तरीका है ना इन लोगों का, ये व्यवस्था में जानबूझ के लकुनाज लगाए हुए हैं कृषि विभाग का। अरविंद भाई जमीनी हकीकत ये है कि ये मीडिया में हाईलाइटेड विभाग नहीं है। तो इतने घपले, इतने घोटाले कृषि विभाग में है, क्योंकि कोई भी इस विभाग में जाना नहीं चाहता। और सत्ता पक्ष और विपक्ष और उनके बीच के जो लोग हैं, वो वही लोग हैं जो पैसा पहुंचा देते हैं। कृषि विभाग के बारे में क्या है, तो जैसे आपका गांव कनेक्शन कैफे है या आपका चैनल है, वो किसानों पे आधारित है, आप जानकारी रखेंगे, लेकिन क्या बड़े बड़े चैनल इस बात की जानकारी रखते हैं? नहीं रखते हैं। उनका पूरा समय राजनीति में चला जाता है, कौन क्या बना। तो ये जो विभाग है ये दबा हुआ है, इस पे लोगों की जानकारी कम है, किसानों की खुद की जानकारी उनके अधिकारों के बारे में कम है। तो धड़ल्ले से इसमें जो है घोटाले चलते हैं। जिस दिन किसान को ये सारी बातें आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चलेंगी, या पढ़े लिखे किसान आएंगे, धर्मेंद्र भाई जैसे बुद्धिजीवी किसान आएंगे जो बताएंगे कि भाई आपका ये अधिकार है, आपको इस प्रकार सब्सिडी मिलती है, नहीं तो वो तो इसी में झोल में उलझा देंगे कि हमने 2000 आपको दे दिया। अभी तो पूरा देश 2000 रुपए सम्मान निधि की पीठ थपथपाने में लगा, और यहाँ हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। तो ये चलता है। बिल्कुल। आपके यहाँ के, आपको पता है कि किसान को
1 बोरी या 3 बोरी यूरिया डालनी होती है इसको दूसरे बातों में, उसका वो अनुपात कैसे पूरा करेगा जब इस तरह लंबा चले, और इसका खेती में कैसे फर्क पड़ा होगा। मान लो आपको यूरिया जब गेहूं 25 दिन का हो गया तो आपको यूरिया सब धान जो है 25 दिन का हो गया तब उसको डालनी है यूरिया, अब हो गए 35 दिन 40 दिन, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन नहीं घटेगा उसका। होता ही है अरविंद भाई, स्वाभाविक है। पिछले वर्ष मतलब हमारे यहाँ सोयाबीन होता है गुना जिले में, मैं धान उगाता नहीं हूँ, तो मैं आपको धान तो मेरा यूपी एक और लाइव एग्जाम, हाँ मैं अपना जीवंत उदाहरण अपना ही दूंगा, दूसरे का क्यों। पिछले वर्ष जब गेहूं की कमी हुई थी तो 20 दिन में पहला पानी गेहूं का दिखता है हमारे यहाँ, और उस 20 दिन में हमको यूरिया डालना होता है। उस समय 4 बजे से यूरिया की लाइन में किसान लगा, तो उस समय क्या हुआ कि भाई यूरिया अगर उसको समय पे नहीं मिला, क्योंकि वो उसके लिए बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन जो उसको एकदम से बढ़ाता है, तो नाइट्रोजन नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे जो उसका जो पौधा था वो पीला पड़ने लगता है, नुकसान होने लगता है। अब ऐसे में क्या होता है कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास कोई पैसा है, मैं सक्षम किसान हूं, मैं दौड़ा मार्केट में, जिस दाम पे मुझे मिला मैंने खरीदा और यूरिया फेंका। क्यों? क्योंकि मेरी प्राथमिकता थी मेरी फसल नष्ट ना। लेकिन अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, वो लगा है लाइन में, भले ही उसकी फसल नष्ट हो जाए, प्रोडक्शन तो कम होना ही है। अब मान के चला अगर उसका पूरा 100% प्रोडक्शन था तो 30% प्रोडक्शन उसका पहले पानी में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अंकुरित हो ही नहीं पाएगा। समय पे उसको पोषो, ये वाली बात वो है कि आपको आज भूख लग रही है, मैं आपको 4 दिन भूखा रख के खाना दूंगा, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी। यही हाल दाने का होता है। दाना जो है वो समय से अपने अनुपात में बढ़ता है, अगर उसको बीच बीच में खाद यूरिया और जो भी पानी समय से चाहिए नहीं मिलेगा तो उसका अंकुरण जो है वो छोटा पड़ जाता है। मैं आपको धान का उदाहरण पिछले वर्ष का देता हूँ। पिछले वर्ष धान का उदाहरण ये था कि समय से यूरिया नहीं डल पाया, बारिश ज्यादा हो गई तो धान का जो दाना था वो खिर गया, खिरने के बाद वो नीचे गिर गया। जब नीचे से हम लोग बीनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो तेवड़ा की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो सरकार ने फिर खरीदा नहीं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल समस्या हमको आती है। यही हाल चने का हुआ, चना हमने तिवड़ा ज्यादा आ गया, उन्होंने कहा 2% तिवड़ा, यानी जो फॉरेन मटेरियल जो आप जैसे मिट्टी कहते हैं बाकी चीजें कहते हैं, तो FAQ की आड़ में उन्होंने सब बाहर कर दिया। फिर लड़ाई लड़ो, फिर संघर्ष करो, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाओ, इसके बाद कहेंगे साहब ठीक है हम 2% खरीदेंगे। तो इस प्रकार ये जानबूझ के जो हर्डल्स है ना ये क्रिएट किए जाते हैं, ताकि खेती किसानी एक घाटे का सौदा है, खेती किसानी बहुत बेकार चीज है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो खेती से हट जाए, और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग और जो व्यवस्थाएं मंडी के निजीकरण की सरकार ला रही है, इसको लाने में आसानी हो, और हमारी आने वाली पीढ़ी जल्दी से सोचे कि अरे ठीक है, मुझे तो 1 बीघा का इतना ये अंबानी जी दे रहे हैं, मैं इनको जमीन सौंप के अपने घर में बैठ जाऊं। ये तरीका है अरविंद भाई समय के हिसाब से किसान को दबाने का।